हमारी एक साथी लिख रही थी कि ये 27% जो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं अमित शाह जी, 27% आरक्षण तो बहुत पहले दे दिया है। राज्यपाल उस बिल पर बैठे हुए, तो ये उनकी पुरानी कहानी है, वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं। और गड़बड़ी करने में उनसे बड़ा जो है कोई है नहीं। देखिए, और ये भी लिख रही हैं बबीता जी कि रघुवर दास ने 3% सवर्ण जाति के लिए 10% सवर्ण आरक्षण तुरंत लागू कर दिया, लेकिन 60% पिछड़े को केवल 14% आरक्षण मिलता है। 27% किया है इन्होंने, हेमंत सोरेन ने, लेकिन बैठे हुए हैं उस बिल के ऊपर। बीजेपी की ये खास बात है। जम्मू भाई, मैं आपके पास आता हूँ। जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है, वो पिछले 11 साल से हम देखते आ रहे हैं कि उस राजनीति में नीति अनीति कुछ नहीं, जो वो चाहे वही करें। और इसमें शामिल हो जाता है जब चुनाव आयोग, शामिल हो जाती है जब कोर्ट अदालतें, अदालत के जज, तो चिंता बढ़ जाती है। और ऐसी स्थिति में क्या रास्ता बचता है नेताओं के लिए? शरद पवार महाराष्ट्र में कैसे रोक पाएंगे बीजेपी को? धनंजय भाई, जहां तक बीजेपी का सवाल है, ये तो 1925 से, जब से आरएसएस का निर्माण हुआ, आरएसएस ने आज तक ये नहीं बताया कि उसका हिंदू राष्ट्र का मायने क्या है। आरएसएस ने आज तक नहीं बताया कि अंततोगत्वा 1950 को देश ने, जिस देश में जो संविधान लागू हुआ है, उसमें उनकी आपत्ति कहाँ है। एक तरफ तो माथे पे संविधान लगाते हैं, चूमते हैं, संसद में जाते समय संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेकते हैं, और दूसरे तरफ ये भी नहीं बताते हैं कि अंततोगत्वा उस संविधान से वहाँ बीजेपी आरएसएस को क्या दिक्कत है। तीसरी बात यह है कि हिंदुओं की हित की बात करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और हिंदुओं का हित क्या है इसकी अवधारणा गढ़ने का जो मातृ संस्था है वो है आरएसएस। लेकिन आज तक इस देश के हिंदुओं को ना ही आरएसएस ने और ना ही भाजपा ने हिंदुओं का आखिर हित क्या है ये आज तक नहीं बताया। तो इसीलिए आज जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये नारा लगा रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये नहीं बता रही है तो कौन बटेंगे, और ये भी नहीं बता रही है कि कौन कटेंगे, ये भी नहीं बता रही कि कौन काटेंगे। तो ले दे के आरएसएस और बीजेपी जो है वो चाहे कितनी भी सिद्धांत की बात करे, अब अवधारणा की बात करे, उनका जो मुख्य जो मिशन है, उनका जो कारखाना है, उस कारखाने से निकलने वाला जो प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट ऐसे हिंदू तैयार करना चाहती है जो सोचना बंद कर दे, जो अपनी सोच की प्रक्रिया को ताला लगा दे, और आए दिन दिन रात डर के माहौल में वो जिए कि मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, अरे मेरे बाप रे, अरे मेरे बाप रे। और कौन मार रहा है? अरे वो मुसलमान मेरे घर पे आ गए, मुसलमान मेरे घर पे आ गए। मतलब एक फोबिया और एक जो सिजोफोर्निया में जो बीमारी हो जाए, इसको दिखने लगे कि अरे मेरे बाप रे, दरवाजे पे आ गए, दरवाजे पे आ गए। तो ये जो डायग्राम है, ये आरएसएस और बीजेपी का डायग्राम। अब दिक्कत ये है कि इसका शिकार हिंदू समाज में हो रहे हैं लोग, क्योंकि जिस जनसंघ को, जिस भारतीय जनता पार्टी को एक जमाने में मत प्रतिशत क्या था, जबकि उस जमाने में तो आज जितने नेता नहीं, उससे ज्यादा काबिल, धुरंधर और समाज के अंदर जिनकी प्रतिष्ठा, ऐसे कई नेता थे बीजेपी के भाई, लेकिन मत प्रतिशत तो बहुत कम होता था। लेकिन सवाल ये है कि
बीजेपी अंततोगत्वा आरएसएस के मदद से या आरएसएस ने बड़े पैमाने पर आज अगर 30, 35, 36% वोट अगर बीजेपी को मिल रहा है तो इसमें निश्चित तौर पर 99% वोट देने वाला तो हिंदू, बहुत 1% भी नहीं होंगे जो गैर हिंदू है। हिंदू बोलने के बाद मैं हिंदू दलित भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आज तो बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर बुद्धिस्ट भी एक घटक तो वोट करने लगा है। यहां तक कि महाराष्ट्र के तमाम बुद्धिस्ट राजकीय पार्टियों के नेता एक छोटा दल अगर छोड़ दे, गवई रासू गवई वाला, तभी तो बीजेपी के साथ है 2014 से। और तो मुझे इस पे कोई आश्चर्य नहीं है कि बीजेपी आरएसएस क्या कर रही है। मेरे चिंता का विषय ये है कि आम हिंदुओं को इनसे बचाया कैसे जाया जा सकता है। आम हिंदुओं के साथ वो कौन सी बात हो सकती है, चाहे राजनीति में हो चाहे समाजकारण में हो, कि भाई हिंदू हित का मायने क्या होता है, और वो हिंदू हित आरएसएस तो बोलता नहीं है। भाई पिछले 2014 से लेके 11 साल हो गए, बीजेपी की तो सरकार है, एक ऐसी पार्टी की तो सरकार है जो हिंदू हित की बात करती है। तो फिर भाई सबसे मतलब गरीब फिर हिंदू क्यों है? बेरोजगारी का दर हिंदुओं में क्यों बढ़ रहा है? विषमता का दर क्यों बढ़ रहा है? महंगाई की मार हिंदू क्यों सह रहा है? तो इसका उत्तर है, इसका तो कोई उत्तर नहीं। किसान, भाई जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जरा उसकी स्टडी कर लिया जाए कि उसमें गैर हिंदू कितने लोग हैं। सारे हिंदू हैं लगभग। तो इसीलिए ये मतलब हम सब के लिए, यानी मतलब हम सब का मायने ये है कि जिन्हें इस देश की संविधान पर यकीन है, जिन्हें समता मूलक समाज, बंधुत्व वाले समाज पर यकीन करते हैं, शांति और सद्भावना, सामाजिक सौहार्द पे यकीन करते हैं, उन लोगों के सामने एक चुनौती है कि भाई किस तरीके से आरएसएस का और बीजेपी का असली चेहरा, जो बुनियादी तौर पे हिंदुओं के अहित में है, हिंदुओं के अहित में है, हिंदुओं के चंद मुट्ठी भर उच्च वर्णीयों की सत्ता निर्माण करने का अंततोगत्वा हिंदू राष्ट्र उस सत्ता को स्थापित करने का रास्ता प्रशस्त करता है, तो ये आम हिंदुओं के दुश्मन है। ये आम हिंदुओं को भ्रमित करने वाली, अगर देश में हिंदू के नाम पे हिंदुओं को भ्रमित करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, अगर कोई सामाजिक संस्था है तो आरएसएस। तो ये एक ऐसी बड़ी चुनौती हमारे और आपके सामने बनी है। और इसीलिए जब राज्यों में, महाराष्ट्र हो या जब मुद्दे जो है, जमीनी हकीकत और जमीनी मुद्दे जो है, वो मुद्दे इतने तीव्र होते जा रहे हैं जिसमें असफलता, मतलब खास करके महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है, सरकार वो ठीक है, शिंदे मुख्यमंत्री है, तो असफलताएं तो उसका तो एक पूरी फेरिस्त बन सकती है। उपलब्धियों की तो कोई उपलब्धि है ही नहीं। हाँ, उपलब्धि के नाम पे ये जरूर है कि पूरा बंबई लगभग आज अडानी के हवाले कर दिया गया है और अंबानी के हवाले कर दिया गया है। ये उपलब्धि जरूर है। तो ये ऐसे स्थिति में आप बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं, तो हमें कहते हैं कि हाँ गरीब बटेंगे तो कटेंगे, हाँ बेरोजगार नौजवान बटेंगे तो कटेंगे, हाँ भाई किसान अगर बटेंगे तो कटेंगे, मजदूर बटेंगे तो कटेंगे। ये तो उसका जवाब है ना। तो इसीलिए, और इसका मुकाबला महाराष्ट्र में कुछ शरद पवार करेंगे और झारखंड में हेमंत सोरेन करेंगे, मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ वही करेंगे। ये महाराष्ट्र में तो इनका मुकाबला उद्धव ठाकरे भी करेंगे, शरद पवार भी करेंगे और कांग्रेस भी करेगी, इसमें कोई शक नहीं।
और इसीलिए ये आज ही मुकाबला करना ऐसी तो बात नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक समीकरण बना है, शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस, ये तो नया प्रयोग है। और इस नए प्रयोग बहुत सारे जो मैंने कहा कि षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ओर से, मतलब केंद्र की सरकार से इसने सहा है। पार्टियां तोड़े, घरों को तोड़े, ईडी, सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, डीआरआई सबके तो नोटिस भिजवाए हैं। जो डटे रहे वो जेल भी गए, आज जेल से बाहर भी है और सीना तान के चल रहे हैं। एक मतलब इनका जागता उदाहरण नवाब मलिक है। नवाब मलिक ने तो कह दिया ना कि अब ये बहुत हो गया तुम्हारा दाऊद के साथ संबंध, दाऊद के संबंध, अब मैं वो तमाम लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहा हूं। मैं नवाब मलिक को जानता हूं। नवाब मलिक लड़ने वाला एक व्यक्ति है, पैर पकड़ने वाला नहीं है। और नवाब मलिक ने अगर ये तय कर लिए है तो ये निश्चित मान के चलो कि कोर्ट खुलने के बाद, चुनाव होने के बाद, एक एक करके, और उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, कोई जीपी बीजेपी वाला सवाल नहीं। जो मेरे को गठबंधन बताओ मत, मैं मानता नहीं कुछ। मेरा चरित्र हरण करने वाले जो भी लोग हैं, और सबसे ज्यादा चरित्र हरण करने वाले बीजेपी है महाराष्ट्र के अंदर, खुलेआम नवाब मलिक को दाऊद का एजेंट और ये वो बताने वाले तो उसमें किरीट सोमैया का नाम सबसे आगे है। हाँ, तो अब भाई किरीट सोमैया तो समय सबक है, तो ये सबके खिलाफ जाने वाले। तो मुकाबला बहुत लोग कर रहे हैं और महाविकास आघाड़ी ने मुकाबला करते हुए 2024 के लोकसभा के चुनाव में बताया है कि बीजेपी को हराया जा सकता है। सिर्फ हराया नहीं, पूरी तरीके से बीजेपी को हराया जा सकता है। और उधर झारखंड के सोरेन भाई वो तो जेल जाना पसंद की, उनकी भी तो पार्टी तोड़े, उनका भी तो परिवार तोड़े, लेकिन इससे हुआ क्या? इससे तो और मजबूत होके बन के आए। अरे जिस झारखंड के अंदर वहां पर जो खनिज संपदा है, जल जमीन जंगल जो है, जिस तरीके से पूंजीपतियों के हवाले किए चले जा रहे हैं, अरे भाई यही वो झारखंड है ना जहां अडानी साहब का प्लांट लगा है, और इसी शर्त पे लगा था कि उस बिजली संयंत्र में बांग्लादेश को ही बेची जाएगी। या घुसपैठी की बात कर रहे हैं, और तुम्हारा लाडला कारखाना ही बनाया बांग्लादेश के लिए। और फिर जब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट गया तो वो जो एग्रीमेंट था बांग्लादेश को ही बेचने का, उसको रातों रात बदल के केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, आप जो है किसी को भी बेच सकते हो, देश के अंदर भी बेच सकते हो, किसी और को बेच सकते हो। मतलब इतना हित साधना, मतलब जिस झारखंड के अंदर आज आरएसएस और बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस बांग्लादेशियों की घुसपैठी की बात कर रहे हैं, पहले तो उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर फिर बांग्लादेशियों को ही बिजली दी जाएगी इस शर्त पे आपने अंबानी का कारखाना यहां कैसे खुलवाया। तो ये सब देखिए, लोग अब समझ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। विपक्ष मजबूती के साथ अपनी बात कह रहा है। आज महाराष्ट्र के अंदर मोदी शाह का मुकाबला करने के लिए दिग्गज लोग खड़े हैं विपक्ष के अंदर। ये अलग बात है, परिस्थितियां 14 के बाद बदली है, क्योंकि सरकार उनकी बन जाने की वजह से जो संस्थाएं इस देश के अंदर 1950 के बाद संवैधानिक संस्थाएं जो निर्माण हुई है, उन संस्थाओं में घुसपैठ हुई है। उन संस्थाओं को उन्होंने एक प्रकार से खोखला किया है और बेशरम हो गए हैं। मतलब अब संस्थाओं के मुखिया जो है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे आईआरएस हो, चाहे आईएफएस हो, अब इनको अपनी कोई इज्जत, अपना रुतबा, अपनी वर्दी, अपना पद, इसकी कोई गरिमा से उनको कोई लेना देना नहीं है।
ये अभी चाटुकार हो गए हैं। ये मतलब साष्टांग पैर पड़ने, लौट के पैर पड़ने के इसमें अपनी जो है कृतज्ञता व्यक्त वो कर रहे हैं व्यक्त। ये बदलेगा। देखिए, ये गाय के लिए जो पूरी कमर्शियल मीडिया जो है वो है क्या? वो है क्या? गंदगी फैलाने का एक ऐसा संगठित माध्यम है। तो अब वो भी दिन दूर नहीं है। हमने ये भी देखा ना कि कई एंकर्स को बहिष्कार करने की बात हुई थी बीच में, और आज नहीं कल इस देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन ये खड़ा होगा कि इन टीवियों, इन चैनलों को बहिष्कार करो। तो ये देखिए, आम आदमी के भावनाओं के साथ और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ अविरत नहीं चल सकता। कुछ दिन, कुछ साल चल सकता है। मैं बड़ा आशावादी हूं। महाराष्ट्र के अंदर भी नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। प्री पोल सर्वे वगैरह जो आप लोग कर रहे हैं, वो तो कहीं नहीं लगे, 160 तो मिलने ही वाले हैं। इससे तो हालत खराब है। जिस तरीके की आज महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के अंदर ये है बंडखोरी, विद्रोह है, इसके पहले तो कभी इतना नहीं हुआ था। कल पता चल जाएगा कितने लोगों को समझा पाए, और कितने बीजेपी वाले जो है उन्होंने कह दिया कि अब हमको ज्यादा मत समझाओ, हम देख लेंगे। तो बीजेपी महायुति, उसके अंदर तो एक मत तो नहीं बन रहा है ना। तो इसके लिए स्थितियां एक तरफा है नहीं, उलट इस वक्त बीजेपी आरएसएस महायुति के खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर एक जमीनी हकीकत है, और बहुत चौंकाने वाले जो है नतीजे आएंगे। और उसी प्रकार से मुझे लगता है कि झारखंड में भी आएंगे। मैं बताइए, एक मुख्यमंत्री है, एक राज्य का मुख्यमंत्री, उसको शर्म नहीं आती दूसरे राज्य में जाके उस राज्य के अंदर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम करता है, वहां जाके नफरत की बात करता है? एक संवैधानिक पद पे रहने वाला मुख्यमंत्री किसी अन्य राज्य का, वो किसी और राज्य में जाकर मतलब वो भूल जाता है कि असम में मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय जो संविधान गोपनीयता की शपथ लिया है, मतलब ये क्या है? और इस लेकिन पे भी लेकिन काम कर लेकिन रहे हैं। जम्मू भाई, एक सवाल मैं करता हूँ आपसे। ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक केस किया है बीएसपी के एक नेता ने, उम्मीदवार ने केस किया है। कोर्ट गया, वो कहा कि ये जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, इससे हमारे यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा। क्या बहुत अच्छे, बहुत वहाँ की पुलिस, झारखंड की पुलिस ये काम नहीं कर सकती थी? झारखंड हाई कोर्ट इस पे सुमोटो नहीं ले सकती थी? खुद मुख्यमंत्री या गृह मंत्री जो भी हैं, क्या वो केस नहीं कर सकते थे? देखिए, ऐसा है, इस वक्त सत्ता से जुड़े हुए लोग इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, जिसपे तो न्यायालयों ने, न्यायाधीशों ने सुमोटो ले लेनी चाहिए। लेकिन मैंने जैसा कहा कि संस्थाओं में जिस प्रकार की घुसपैठी है, अब क्या आप उम्मीद करेंगे जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश ये कहे कि मैं मंदिर के सामने खड़ा हो गया था कि डिक्टेट कराओ मेरे को, यानी वो पत्थर निर्जीव जो है उसको एक सजीव व्यक्ति प्रेरणा लेना चाह रहा है या निर्देश लेना चाह रहा था। मतलब कितनी अजीब और गरीब बात है कि सजीव जो है वो निर्जीव से ऑर्डर्स ले रहा है। और अब जब ये हालत अगर देश के प्रधान न्यायाधीश का अगर हो, तो हम क्यों इतना उम्मीद कर रहे हैं कि भाई ये तो अच्छा है, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मायावती जी ने अभी तक उनको निकाला नहीं है शायद पार्टी से, तो अच्छी बात है। तो वो अगर वो किए हैं, किसी भी राज्य में किसी और राज्य के मुख्यमंत्री को ये ना नैतिक अधिकार है, ना कानूनी अधिकार है, ना संवैधानिक अधिकार है कि वो उस राज्य में जाकर इस प्रकार की बात करे जिससे उस राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो या सांप्रदायिक सौहार्द वहां का बिगड़े।
इसके खिलाफ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो पिटीशन बहुत अच्छी पिटीशन हो सकती है। दूसरा ये भी देखने की जरूरत है कि हेमंत शर्मा जो आए दिन झारखंड में आना जाना करते हैं, ये खर्चा कौन कर रहा है? वो क्या तो अब उस पे क्या बात कीजिएगा, वो तो प्रधानमंत्री जाते हैं, खर्चा कौन करता है सबको पता है। ना, वैसे वहां लेकिन सबको पता है। प्रधानमंत्री धनंजय प्रधानमंत्री का जुरिडिक्शन जम्मू भाई से एक एक मिनट सवाल प्रधानमंत्री का मैं पूछना जुरिडिक्शन चाह रहा था। पूरा देश हो हेमंत सकता है। हेमंत जी कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हेमंत प्रधानमंत्री का, एक मिनट, प्रधानमंत्री का जुरिडिक्शन पूरा देश होता है, लेकिन किसी राज्य का मुख्यमंत्री का जुरिडिक्शन उसके उसका राज्य को स्टेट है। छोड़कर अन्य राज्य बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सही सब कहा। अच्छी पीआईएल है। और दूसरा, इस पे चर्चा आप करवाओ कभी और, कि संवैधानिक पदों पे रहने वाला व्यक्ति क्या पार्टी का प्रचार कर सकता है? ये तो सबसे बड़ा सवाल है, हम लोग टुकड़े में बात करते रहते हैं। बिल्कुल हेमंत जी क्या करें, जरा सुन लेते हैं, फिर चलते भाई हैं उनके आपको पास। तो मैं एक विषय मैं दे जम्मू दिया भाई ना। से जानना चाह रहा हूँ, मैं जम्मू भाई से जानना चाह रहा हूँ महाराष्ट्र को लेकर के, कि महाराष्ट्र मुझे लगता है कि देश में सबसे अधिक जाति चेतना संपन्न राज्यों में अगर गिना जाए तो महाराष्ट्र सबसे आगे है। और वहाँ पर जातियाँ, उपजातियाँ, ये अलग अलग इलाकों को लेकर के, तो वहाँ जो ये है बीजेपी अलायंस जो है, उसने किन जातियों पर, क्या वो पिछड़ी जातियों पर, अति पिछड़ी जातियों पर, अति दलितों पर ज्यादा दाव लगाया है, या सवर्ण तबके पर ज्यादा दाव लगाया है? अनम्यूट कर लीजिएगा, जम्मू भाई अनम्यूट कर दीजिएगा। ये तस्वीर थोड़ा सा कल के बाद उभरेगी, और उस पे हम ज्यादा गहराई से काम करने के बाद उस पे हम टिप्पणी करने वाले हैं। 2-3 और मुद्दे जी पे करना है। फिलहाल जो है, एक धनगर समाज जो बीजेपी के मतलब एक प्रकार से उसके नेतृत्व में इतने सालों से आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहा, लेकिन अंततोगत्वा धनगर समाज आज अपने आप को छला महसूस कर रहा है। और ये बहुत बड़ा समाज है, खास करके मराठवाड़ा के इलाके में। मतलब ये जो पूरा गोपीनाथ मुंडे का जो पूरा उदय है, वो धनगर आंदोलन से ही सामने आए हुए हैं। धनगर समाज के साथ धोखेबाजी बीजेपी ने किया है। देखते हैं, स्थिति और कल शाम को क्लियर होगी और परसों तक वो जाति समीकरण वगैरह सामने आ जाएंगे।